अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपके पैगामात मुसलसल आते रहे कि वीडियो अपलोड नहीं हो रही यूट्यूब चैनल पे, तो इसको किया जाए। तो मैं इसके लिए मशकूर हूँ। इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है कि आप लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो ये है कि जिस वक्त आप प्रोफेशन में अडॉप्ट करते हैं एक लाइन को, सिविल या क्रिमिनल को, और कुछ वक़्त के बाद आप पे छाप लग जाती है कि आप सिविल के वकील हैं या आप क्रिमिनल के वकील हैं। ये छाप आपको कुछ इतबार से तो फ़ायदा देती है और कुछ इतबार से ये आपको नुकसान भी देती है। मसलन कचहरी में 70% लिटिगेशन क्रिमिनल की होती है और सिविल की लिटिगेशन अमूमन 30% होती है। जिस वक्त आपकी शोहरत एक सिविल के वकील की हो गई, तो मतलब ये हो गया कि 70% लिटिगेंट्स ने ये समझा कि आप उसके काम के नहीं हैं। तो 70% काम जो है आपसे वैसे दूर हो गया। अब अल्लाह ताला चाहे तो वो 30% में से भी आपको बड़ा रिज़्क दे सकता है, लेकिन ये एक मुनासिब अमल ना रह गया कि आप पे छाप सिर्फ एक चीज़ की लग गई। इसलिए मैं तो आप दोस्तों को यही कहूँगा कि आप सिविल और क्रिमिनल और रेवेन्यू ये सब साथ साथ किया करें। स्पेशली सब डिवीजन्स में बहुत मुश्किल है इसके बगैर अपने आप को मेंटेन रखना। सेकेंडली ये कि आपने देखा होगा कि जब किसी दस्तावेज़ को चैलेंज किया जाता है, एक क्वेश्चन अक्सर आप लोग हमसे पूछते हैं कि दावा इस्तक़रार हक़ पे जिसमें बैनामा को चैलेंज किया गया है और बैनामा की मालियत करोड़ों लाखों में है, तो इस पे कोर्ट फीस लगेगी या नहीं लगेगी, और क्या दावा इस्तक़रार हक़ होगा या दावा मनसूखी दस्तावेज़ होगा। देखें, जिस वक़्त एक वाइड ट्रांजैक्शन है तो दावा इस्तक़रार हक़ दायर करें। लंबी चौड़ी बात को समेटते हुए कहता हूँ, आप दावा इस्तक़रार हक़ दायर करें। इस पे मालियत दावा आप अपनी मर्ज़ी से वज़ह करेंगे जिस वक़्त इसके साथ कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ या जिसे उर्दू में कहते हैं दादरसी मुस्तलज़मा, वो सीख करेंगे। ये जैसे आप हुक्म इम्तनाई सीख करते हैं या कब्ज़ा नहीं है तो कब्ज़ा सीख करते हैं। तो सूट फॉर डिक्लेरेशन तब आपने दायर करना है जिस वक़्त वाइड ट्रांजैक्शन हो। अगर वाइडेबल है तो तब आपके लिए दावा इस्तक़रार हक़ नहीं है, तब आपने दावा मनसूखी दस्तावेज़ करना है जिसकी लिमिटेशन भी है फिर एक, और उसके लिमिटेशन के तकाज़े दावा इस्तक़रार हक़ की लिमिटेशन के तकाज़ों से फ़र्क है। ये ज़्यादा हार्ड हैं और रिजिड हैं। दूसरा ये कि फिर इस पे कोर्ट फीस भी लगेगी। तो आपके लिए पैमाना यही है कि आपने देखना है अपने आपके दावे के मज़मून के एतबार से कि वो ट्रांजैक्शन, वो डॉक्यूमेंट जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं, ये वाइड है या वाइड एबल है। थर्ड, दोस्त इंग्लिश के हिसाब से पूछते हैं कि इंग्लिश के लिए क्या चीज़ बेहतर है जिससे आपकी फ्लुएंसी आ सके। देखें, हाई कोर्ट में जजमेंट्स देखते हैं ना, तो उनमें जजेस ने वो लफ्ज़ यूज़ किए होते हैं जो लैटिन अमेरिका में यूज़ हो रहे होते हैं। ये ऐसे ही है, कोई अंग्रेज़ बैठ के पंजाबी का कोई सरगोदे का एक लहजा जिसमें मखसूस सरगोदे की कोई बात हो रही हो, या कोई चकवाल का, तो वो समझे कि यही उर्दू है या यही पंजाबी है, और वो उसको उठा के उधर कोट कर दे। वो एक मखसूस मानों में इस्तेमाल हो रही होती है इलाके के एतबार से। टेंसेस पे आए, टेंसेस के बाद हर चीज़ वोकेबलरी है, अखबार है, सोशल मीडिया है, आपकी बुक्स रीडिंग है, ग्रामर है, ये सब वोकेबलरी में शामिल मैं इसे समझता हूँ टेंसेस के बाद।
ताहम मैं आपको एक बुक रेकमेंड करता हूँ, आप इसे पढ़ेंगे तो अल्फाज का चुनाव ऐसा है कि आपको बात करनी आएगी, आपको बात समझनी आएगी, और इसके अलावा आप इंग्लिश लिख सकेंगे। फिर ज़रूरी है कि जिस चीज़ को आप रीड कर रहे हैं वो रीडिंग ऐसी हो कि वो शुरू से लेकर आखिर तक आपकी दिलचस्पी ख़त्म ना होने दे। तो ये किताब का नाम है वोल्गा से लेकर गंगा तक, इंग्लिश में है। तो ये आप वोल्गा टू गंगा PDF भी आपको मिल जाएगी, लेकिन बुक भी पढ़ना ज़्यादा आसान रहता है। अगर किताब नहीं ख़रीदना चाहते या नहीं मिल सकती तो ये फ्री डाउनलोड लिंक से ये आपको मिल सकती है, वोल्गा टू गंगा। अब इसे गंगा कह लें, जो भी कह लें, इंग्लिश के एतबार से अपना एक्सेंट हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मेहनत की कदर करें। मेहनत किस तरह से, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक लीव टू डिफेंड फाइल की रेंट एप्लीकेशन, रेंट केस में। आप जानते हैं कि इसकी मियाद भी आर्डर 37 की तरह ही 10 दिन है। तो मैंने ये दायर की आफ्टर 8 मंथ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सेप्ट हो गई। अब रेंट लॉस में रिवीजन मौजूद नहीं है, यानी रेंट लॉस में के तहत रेंट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप रिवीजन नहीं, कोई उसके इंटरम ऑर्डर के अगेंस्ट या किसी तौर भी आप रिवीजन नहीं फाइल कर सकते। तो दूसरे जिस साइड से थे उन्होंने रिवीजन फाइल की। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि अपील और रिवीजन ये स्टैच्यूटरी राइट्स हैं, स्टैच्यूटरी रेमेडीज़ हैं। ये जब तक प्रोवाइडेड ना हो स्टैच्यू में, उस वक़्त तक आप इसको खुद से तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये चीज़ मौजूद है। ये दादरसी के वो ज़राए हैं कि जिनके लिए ज़रूरी है कि कानून मुतल्लिका में प्रोवाइडेड हो, अगर स्पेशल लॉ है। तो इस पे निगरानी पे 8 माह ही आगे बहस होती रही, बिल आखिर निगरानी खारिज हो गई। अब वो गए हाई कोर्ट में, वो जो उन्हें 8 माह पहले चला जाना चाहिए था। मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ तो जज साहब ने मुझे सुनना ही पसंद नहीं किया और मुझे कहा कि भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दे दी हुई है, इसे 10 से हम 11 दिन नहीं कर सकते वकील साहब, आपका केस नहीं बनता। मैंने कहा सर मुझे एक डेट दे दे, मुझे लगा कि ये डिसीजन खुदा न ख्वास्ता मेरे खिलाफ आ रहा है। अब मैंने इसको मेरिट पे स्टडी नहीं किया, मैंने सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट ढूंढी जो लेचिस पे थी। हमारे एक दोस्त जज साहब हैं, इनसे अक्सर हमारी गपशप रहती है, वो कहते हैं लेशिस, तो हम कहते हैं यार इसे लेशिस भी कह लें चाहे लेचिस कह लें, एक्सेंट और हर जगह का थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो लेचिस के हिसाब से यहीं से मिलते जुलते जो भी आप एक्सेंट बोल लें, उसमें यह था सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेल करने में इनऑर्डिनेट डिले हो तो फिर मेरिट नहीं डिस्कस करने चाहिए, फिर उसे वैसे खारिज कर देना चाहिए। तो अब इसमें 8 मंथ का डिले था, तो वेरी नेक्स्ट डेट जो थी उस पर मैंने सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट दी और वो फैसला मेरे हक में हो गया, वही जो एक पेशी पहले मेरे हक में होने के अल्लाह रहम करे इम्कानात बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। मेहनत करें, देखें कि आप किस तरह से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये मुख्तसर सी बात हुई है, इसमें गुनागू मालूमात भी हैं। आइंदा से भी कोई एक टॉपिक आपको ज़्यादा बेहतर हम देने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ जिस तरह से हमारी आदत है कि अगर 4 लफ्ज़ हैं तो उनमें 4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए और चारों चीज़ें वो काम की होनी चाहिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आफ़ियत में रखे, सलामती दे, खुशी खुशहाली दे और बुरे वक़्त से बचाए। अल्लाह हाफ़िज़।